Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे जिसमें सिलेबस है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में जो कोर्स कंटेंट शामिल हैं उसमें पहला पॉइंट कार्टिलेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कार्टिलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके मेजर फंक्शंस और टाइप्स और उनका कंपैरिजन देखेंगे बोन के साथ, जो कि हमारे कोर्स कंटेंट का हिस्सा है। सेकेंडली मसल्स एंड मेनली टाइप्स ऑफ मसल। उसके बाद मसल्स में स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को डिटेल में देखा जाएगा। नेक्स्ट वन विल बी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड गाउट एंड आर्थराइटिस। ये वो कोर्स कंटेंट्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्टिलेज के बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। कार्टिलेज एंड बोन, ये दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर बॉडी में मौजूद होते हैं और इन दोनों के जो मेन फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कार्टिलेज एंड बोन में सबसे पहले नेचर की बेस पे देखें तो कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि जो बोन है वो हार्ड या रिजिड कनेक्टिव टिश्यू कंसिडर किया जाता है। लोकेशन देखें तो कार्टिलेज जो है मोस्टली कवर्स एंड्स ऑफ द बोन एट जॉइंट, यानी कि जो नॉर्मली, ये हर कार्टिलेज ऐसा नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो कार्टिलेज है, जो अबंडेंट फॉर्म ऑफ कार्टिलेज है सच एज हाइलिन कार्टिलेज दैट इज प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द बोन, जो बोन कवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे ही इसमें प्रॉब्लम आती है डिजेनरेशन, तो एक प्रॉब्लम आर्थराइटिस भी, जो कि हम लास्ट पे जाके डिस्कस करेंगे। थर्ड वन कंपोजिशन पे देखें तो जो कार्टिलेज है इसमें लूजली पैक्ड कोलेजन होता है। याद रखिए जो स्ट्रक्चर है कार्टिलेज का और बोन का, दोनों के अंदर जो प्रोटीन है कोलेजन है, लेकिन कोलेजन किस तरह से डिपॉजिटेड है उस बेस पे ये रिजिड और सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू बनता है। तो क्योंकि ये लूजली पैक्ड होता है इसी वजह से ये सॉफ्ट भी होता है। उसके मुकाबले में बोन के अंदर डेंसली पैक्ड कोलेजन मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो रिजिड और हार्ड होती है। अब कोलेजन की टाइप देखें तो जो कार्टिलेज है इसमें टाइप 2 का कोलेजन मौजूद होता है, जबकि बोन में टाइप 1 कार्टिलेज मोस्टली जो है वो कोलेजन एग्जिस्ट करता है। कंपोजिशन में बोन और कार्टिलेज दोनों में खास तौर पर पर्टिकुलरली सेल्स के बाद दूसरा जो कंपोनेंट होता है कोलेजन, और इसके बाद मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स की बेस पर इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो दैट कंटेन नो मिनरल्स, किसी किस्म का कोई सॉल्ट जो है वो मौजूद नहीं होता, जबकि बोन में मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, जिसमें खास तौर पर कैल्शियम एंड फॉस्फेट, जो कि उसकी हार्डनिंग का सबब बनते हैं। तो दैट हैज मिनरल्स डिपॉजिटेड इन द बोन्स। इस बुनियाद पर ही, इसकी कंपोजिशन की बुनियाद पर ही हम इसका जो मैट्रिक्स है उसको कंसिडर करते हैं कि फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज ऑफ नो मिनरल, नो हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू, बट इन केस ऑफ बोन दैट इज इनफ्लेक्सिबल, जिसको हम हार्ड या रिजिड कंसिडर कर सकते हैं। बोन और कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग है उनको डिफरेंट नेम दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्टिलेज के केस में उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है, जबकि बोन के केस में उसको पेरिओस्टियम का नाम दिया जाता है। ऑस्टिया का वर्ड जो है बोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और पेरिफेरल यानी कि पेरिफेरल टू द बोन पेरिओस्टियम होगा और पेरिफेरल टू द कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम होगा। ब्लड सप्लाई इन केस ऑफ कार्टिलेज नो ब्लड सप्लाई, तो यहां पे अगर ब्लड सप्लाई नहीं होती तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन सा मैकेनिज्म होता है, दैट इज द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। उसके मुकाबले में बोन के केस में हम कहते हैं ब्लड सप्लाई मौजूद होती है, और पर्टिकुलरली स्पॉन्जी बोन में वास्कुलर सप्लाई है। वास्कुलर नेचर देखें तो जो कार्टिलेज है इट हैज नो वास्कुलर नेचर, जबकि बोन में वास्कुलर नेचर ब्लड सप्लाई की सूरत में हम कह सकते हैं। रीशेपिंग अनदर कैरेक्टरिस्टिक, तो बोन जो है उसमें रीमॉडलिंग और रीशेपिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है।
बोन ब्रेक हो सकती है, रिपेयर हो सकती है और उसके बाद रीमॉडलिंग और रीशेप हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। जबकि जो स्ट्रक्चर है कार्टिलेज का, उसमें किसी किस्म की रीशेपिंग नहीं होती, सो हम कहते हैं देयर इज नो रीशेपिंग, बट इन केस ऑफ बोन देयर इज द प्रोसेस इज प्रेजेंट। स्ट्रक्चर देखिए तो जो कार्टिलेज और बोन के स्ट्रक्चरल कंपैरिजन देखें तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस में हम कहते हैं कि जो बोन है उसके पास वैरायटी ऑफ टिश्यूज होते हैं दैट कंटेन बोन टिश्यू, जिसमें सेल्स होंगे ऑस्टियोसाइट मैच्योर सेल्स, जबकि कार्टिलेज मौजूद हो सकता है फाइब्रस, ब्लड एंड नर्व टिश्यू। ये मुख्तलिफ ऐसे टिश्यूज हैं जो कि एक बोन के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब दैट इज द कम्प्लेक्स ऑफ टिश्यूज। इसमें बहुत सारे और टिश्यूज भी इनरवेट किए होते हैं, जबकि जो कार्टिलेज है उसके अंदर कोलेजनस एंड इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, एज सच ब्लड और नर्व सप्लाई नहीं होती। तो ये इस पॉइंट पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा नर्व सप्लाई जो है वो बोन में है या नहीं है, कार्टिलेज में है। तो ये तमाम पॉइंट जो है वो विद रेफरेंस टू एमसीक्यू ही इसको डिसाइड किया गया या डिस्प्ले किया गया कि हम एक किसी भी पॉइंट पर एमसीक्यू जो है वो उसको डिसाइड कर सकते हैं। जो कार्टिलेज है इसके अंदर स्मॉल कैविटीज लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं लैक्यूने। उसके मुकाबले में जो बोन है वो क्योंकि हार्ड और स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि रिजिड है और उसमें दो बुनियादी पार्ट उसके कंसीडर किए जाते हैं। अगर हम एक बोन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एपिफाइसिस और डायाफाइसिस, एक्चुअली ये दोनों क्या है, बोन। अगर हम एक जनरल बोन का स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं, इस तरह से एक बोन है तो इस बोन के पास दो पार्ट हैं, एक इसका ये टर्मिनल पार्ट है, ये टर्मिनल पार्ट है और ये सेंट्रल पार्ट है। अब जो टर्मिनल पार्ट होते हैं उनको नाम क्या दिया जाता है, एपिफाइसिस, दैट इज कॉल्ड एज एपिफाइसिस, जो कि इसको डायरेक्ट अनदर बोन के साथ इन टर्म ऑफ जॉइंट अटैच करेगा या मसल के साथ अटैचमेंट हो सकती है। और जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको नाम दिया जाता है डायाफाइसिस। तो ये दो बेसिक पार्ट जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। अब इसी को फर्दर हम आगे एलैबोरेट करेंगे कि एपिफाइसिस और डायाफाइसिस को ही, जो डायाफाइसिस का पार्ट है उसका पेरिफेरल पार्ट जो है और सेंट्रल पार्ट जो है वो कंपैक्ट और स्पॉन्जी बोन में डेवलप होता है, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब ये जो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस में मिडिल पार्ट के बाद हम बोन मैरो की बात करें तो इन टर्म ऑफ बोन मैरो कार्टिलेज के पास बोन मैरो नहीं होता, जबकि बोन में बोन मैरो एग्जिस्ट करता है जो कि दो तरह का होता है, येलो बोन मैरो एज वेल एज रेड बोन मैरो, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि स्पॉन्जी बोन के किस पार्ट में ये एग्जिस्ट करता है। जबकि सेल टाइप की बात करें तो जो इन केस ऑफ कार्टिलेज देयर इज मैच्योर सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट्स, जबकि बोन सेल में तीन टाइप्स के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, जब कार्टिलेज को रिप्लेस किया जाता है बोन के साथ तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मिंग का स्ट्रक्चर जो है वो या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं जो रीमॉडलिंग या रीशेपिंग ऑफ द बोन के वक्त बोन सेल्स को डिसॉल्व या डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और ऑस्टियोसाइट ये तीसरे सेल हैं जो कि मैच्योर बोन सेल कंसीडर किए जाते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं देयर आर थ्री मेन टाइप्स, ऑस्टियोसाइट जो हैं वो मैच्योर सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं एंड ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन डिसॉल्विंग सेल कंसीडर किए जाएंगे। तो दीज आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ सेल्स इन द बोन एज वेल एज a single kind of cell chondrocyte in the cartilage। अब ये तो पॉइंट जो है इसको डिस्कस किया हमने। अभी मैंने ये बात की कि जो एक बोन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, खासतौर पर टर्मिनल और सेंट्रल। लेकिन अगर हम उसका सेक्शन देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो इंटरनली उसको दो रीजन्स में खासतौर पर जो कि कॉमनली डिवाइड किया जाता है, दैट इज स्पॉन्जी बोन एज वेल एज कंपैक्ट बोन। तो जो रीजन्स ऑफ बोन है उनको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। रीजन्स की बात करें तो कार्टिलेज के केस में कोई डिस्टिंक्ट रीजन नहीं होता, इसमें डिफरेंट सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, खासतौर पर कॉन्ड्रोसाइट, और कॉन्ड्रोसाइट के बाहर मैट्रिक्स में कोलेजनस और इलास्टिक फाइबर होता है जो कि इसको फ्लेक्सिबल और जो है वो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर में जो है वो अरेंज करता है। जबकि जब बोन की बात करते हैं तो बोन का जो स्ट्रक्चर है उसमें दो मेन रीजन होते हैं,
एक को कहा जाता है पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम। अब पेरिओस्टियम पेरिफेरल पार्ट और एंडोस्टियम जो है वो इंटरनल पार्ट, इनर साइड पर। और एंडोस्टियम में फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम कहते हैं पेरिफेरल पार्ट और इनर पार्ट। अब पेरिफेरल पार्ट जो है, जो कि किनारे की तरफ होगा, उसको कंपैक्ट बोन का नाम दिया जाएगा, जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, नर्व सप्लाई नहीं होती। और जबकि स्पॉन्जी बोन जो है वो हाईली पोरस होती है, जिसमें ब्लड सप्लाई मौजूद होती है। तो जो स्पॉन्जी बोन है इसको फर्दर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, दैट कंटेन येलो बोन मैरो एज वेल एज रेड बोन मैरो। अब हमने प्रीवियसली बात की कि एपिफाइसिस और डायाफाइसिस होते हैं। जब हम येलो बोन मैरो की बात करते हैं तो दैट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट, जो कि डायाफाइसिस है। और जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली रेड बोन मैरो की, तो वो टर्मिनल पार्ट में, जिसको एपिफाइसिस का नाम दिया जाता है, वहां पे मौजूद होता है। तो ये एक ओवरव्यू जनरल हम रीजन्स के बुनियाद पर कर सकते हैं बोन का, जबकि कार्टिलेज में एज सच ये नहीं होता। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज और टाइप्स ऑफ बोन की, तो कार्टिलेज को तीन बेसिक कैटेगरीज में या मेजर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ये तीन बेसिक टाइप्स हैं। जब हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं तो हाइलिन कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज है, जो कि खास तौर पर नोज में और ट्रैकिया में मौजूद होता है, जो कि मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज कंसिडर किया जाता है। जबकि फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो वर्टिब्रे के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो मुख्तलिफ कार्टिलेज जो है उनकी लोकेशन हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पर ये एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू के रेफरेंस से पॉइंट पूछा जा सकता है, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज कौन सा है, तो दैट इज एक्चुअली हाइलिन कार्टिलेज। जबकि बोन की बात करें तो बोन को हम जो जनरली अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं इसको क्लासिफाई करने के, लेकिन मेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू द जनरल कैटेगरी जब हम इसको डिसाइड करते हैं तो दैट इज मे बी लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट और इरेगुलर। तो ये चार मेन टाइप्स में इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो ये हमने जो मेन पॉइंट्स थे कार्टिलेज और बोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शंस के रेफरेंस से हमने डिस्कस किया। तो कार्टिलेज जो है ये हमेशा बोन जो है वो कार्टिलेज को रिप्लेस कर सकती है। नॉर्मली अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज पे कार्टिलेज ही बुनियादी तौर पर मौजूद होता है, जिसको बाद में रिप्लेस किया जाता है। और एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट में भी ये कंसीडर किया जाता है कि कार्टिलेज को रिप्लेस करती है बोन, तो बोनी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट, जो बोन्स हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करते हैं, तो उसका जो वो पॉइंट जहां पे एक बोन दूसरी बोन के साथ मीट करती है, द पॉइंट या प्लेस वेयर टू बोन्स मीट टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट। और जॉइंट्स की स्टडी को आर्थ्रोलॉजी का नाम दिया जाता है। सो स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी। जब हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर लोकोमोशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर या अकॉर्डिंग टू देयर मोबिलिटी, इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट। अब फाइब्रस जॉइंट जो है ये इसके स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से इसको फाइब्रस का नाम दिया कि ये इसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं, कार्टिलेजिनस में कार्टिलेज मौजूद होते हैं, और साइनोवियल जॉइंट जो है वो पर्टिकुलरली एक कैविटी अटेनिंग जॉइंट जो है वो कंसिडर किया जाता है। फाइब्रस जॉइंट को जब हम मूवमेंट की बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो दैट इज मे बी इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कार्टिलेजिनस होगा, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो है वो साइनोवियल जॉइंट को नाम दिया जाएगा। अब यहां पे हमने स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन और मूवमेंट की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन, ये दोनों लफ्ज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फाइब्रस जॉइंट नाम से वाज़ेह है कि इसमें फाइबर्स होते हैं, तो डेंस फाइब्रस टिश्यू होगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो नॉन मोबाइल हो जाता है या इमोबाइल हो जाता है। जबकि कार्टिलेजिनस में कार्टिलेजिनस टिश्यू होगा और साइनोवियल जॉइंट्स में कैविटी फिल्ड विद साइनोवियल जॉइंट कंसिडर की जाती है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जॉइंट्स फाइब्रस जॉइंट है, उसमें कहा जाता है दीज आर द जॉइंट्स विच आर इमूवेबल जॉइंट्स या इमूवेबल बोन्स के दरमियान में होंगे। फॉर एग्जांपल बोन्स ऑफ द स्कल, जिसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं खास तौर पर इस तरह से, अगर ये एक बोन है तो इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हुई होती है, और दूसरी बोन जो है वो इसके साथ जब अटैच होती है तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स के साथ उसका जो रीजन है वो कनेक्टेड होता है, जिस वजह से ये एक दूसरे के साथ ये फिक्स हुई होती है।
तो इनको फिक्स्ड जॉइंट का नाम भी देते हैं, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो स्कल की तमाम बोन्स जो हैं वो उसमें ये स्ट्रक्चर या फाइब्रस जॉइंट होता है एक्सेप्ट द मैंडिबल, क्योंकि हम जानते हैं ओनली मूवेबल जो बोन है हमारे स्कल में वो मैंडिबल है, तो उसकी आर्टिकुलेशन है, बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सुचर्स मौजूद होते हैं जिसके जरिए वो फिक्स्ड होती है। इसी तरह से फिक्सिंग ऑफ जॉज इन द टीथ, ये भी एक एग्जांपल है जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो फिक्स्ड जॉइंट की एक जो है वो एग्जांपल कंसीडर की जा सकती है। जब हम कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करते हैं तो कार्टिलेजिनस में कार्टिलेज मौजूद होगा और पर्टिकुलरली ये जॉइंट जो है वो वर्टिब्रे ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में, जो कि स्लाइटली मूवेबल, हमारी बॉडी का कर्वेचर बनाने के लिए हेल्प करते हैं, तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं। जब हम साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल देखते हैं तो उसमें क्योंकि साइनोवियल जॉइंट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जो हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसी की दो एग्जांपल, अगर हम शोल्डर एंड हिप जॉइंट देखें तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जब हम एल्बो एंड नी जॉइंट देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि दैट कंटेन हिंज जॉइंट। तो जो साइनोवियल जॉइंट है इसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। तो इसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। साइनोवियल जॉइंट जैसा कि नाम से वो एक कैविटी कंटेनिंग जॉइंट है दैट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड एज साइनोवियल फ्लूइड। अब अगर हम इसको साइनोवियल फ्लूइड कंटेनिंग कैविटी का नाम देते हैं तो ये जो जॉइंट है दैट इज सराउंडेड बाय पर्टिकुलरली लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको फाइब्रस कैप्सूल का नाम दिया जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर कैविटी है और उसके गिर्द जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है फाइब्रस कैप्सूल, तो उसके साथ जो दो जॉइंट्स हैं वो दो बोन जो है वो कनेक्टेड होती हैं और दरमियान में जॉइंट बनता है। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है इसी से साइनोवियल फ्लूइड की सिक्रीशन होती है या प्रोडक्शन होती है, और बाज़ औक़ात इसी का जो कैप्सूल का पार्ट है वो मॉडिफाई होता है और लिगामेंट बन जाता है। लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को बोन के साथ जोड़ने के लिए मौजूद होता है। जैसे हम जानते हैं दो बेसिक ये स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट एंड टेंडन। तो टेंडन बोन को मसल के साथ अटैच करा रहा होता है, जबकि लिगामेंट जो है वो बोन को बोन के साथ एसोसिएशन करा रहा होता है। तो जो लिगामेंट की फॉर्मेशन है दैट इज प्रोबेबली ड्यू टू द मॉडिफिकेशन ऑफ दैट कैप्सूल जो कि फाइब्रस कैप्सूल कंसीडर किया जाता है। तो ये एमसीक्यू के रेफरेंस से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। अब टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में ये डिस्कस किया कि जो साइनोवियल जॉइंट है वो हिंज जॉइंट और उसके साथ साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में उनको क्लासिफाई किया जाता है। जब हम हिंज जॉइंट की बात करते हैं तो इसके डिफरेंट फीचर्स पे बात कर सकते हैं, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी। हिंज जॉइंट का स्ट्रक्चर देखें तो ये डोर लाइक होता है। डोर लाइक कहने का पर्पस ये है कि इसकी मूवमेंट टू एंड फ्रो होती है, तो जिस तरह से एक डोर एक्ट कर रहा होता है बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी मूवमेंट देखी जाती है। जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ग्लोबुलर हेड फिक्स्ड इन अ कप जस्ट लाइक अ कप, और उसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल ये एक कप के अंदर जो है वो ग्लोबुलर हेड फिक्स होता है, और इस वजह से ये मूवमेंट इस तरफ भी कर सकता है, अपवर्ड भी कर सकता है। तो ये इसकी डायरेक्शन जो है एक से ज्यादा डायरेक्शन में, ये एक से ज्यादा प्लेन में ये मूव कर सकता है, इस वजह से इसको हम बॉल एंड सॉकेट, जस्ट लाइक द बॉल इज इंसर्टेड इन अ सॉकेट, इस वजह से इसको बॉल एंड सॉकेट का नाम देते हैं। मूवमेंट में जैसे मैंने कहा कि इसमें ओनली टू एंड फ्रो मूवमेंट है, वन प्लेन है, जबकि बॉल एंड सॉकेट में पोली एक्सियल है, जो कि कहा जाता है कि एक से ज्यादा प्लेन में जो है इसकी मूवमेंट हो सकती है। तो बॉल एंड सॉकेट जो है वो पोली एक्सियल होता है, जबकि ये टू एंड फ्रो मूवमेंट में ही रिस्पॉन्सिबल है। मसल अरेंजमेंट देखें तो हिंज जॉइंट में पेयर ऑफ मसल होते हैं जो कि पैरेलल होंगे, सेम प्लेन का मतलब है पैरेलल होंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर अपने ये इस मसल की मूवमेंट देखें बाइसेप और ट्राइसेप की, तो इसकी बाइसेप और ट्राइसेप जो है हमारी इस बोन के साथ पैरेलल मौजूद है। जब हम जॉइंट बेंड करते हैं तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा रिलैक्स हो जाता है। जब इसको एक्सटेंड करते हैं तो एक रिलैक्स हो जाता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये पैरेलल हैं। तो हिंज जॉइंट जो है इन पे पैरेलल मसल्स की प्रेजेंस मौजूद होगी, जबकि बॉल एंड सॉकेट में मोर देन टू पेयर्स होंगे और उसके साथ साथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इनकी अरेंजमेंट जो है वो 90 डिग्री पे होगी।
अब याद रखिए दोनों केस में मसल का जो एक्शन है वो एंटागोनिस्टिक ही होगा कि एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। दैट विल बी पैरेलल इन केस ऑफ हिंज जॉइंट और परपेंडिकुलर इन केस ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रेफरेंस टू एमसीक्यू। अब जो इसमें अगर हम देखें जो लेस देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी का, अगर हम इस पॉइंट को देखें कि विद रेफरेंस टू फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो अब हिंज जॉइंट है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि उसकी एक अल्टीमेट जो है वो कंडीशन मौजूद है कि ये इससे ज्यादा इसको एक्सटेंड या बेंड नहीं किया जा सकता, जबकि जो बॉल एंड सॉकेट है वो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे हमारा जो शोल्डर जॉइंट है इसको हम चारों डायरेक्शंस में या मल्टी डायरेक्शनल जो है वो आर्टिकुलेट कर सकते हैं, जबकि जो हिंज जॉइंट है उसकी डायरेक्शन एक लिमिटेड डायरेक्शन होती है, जिस वजह से हम कहते हैं ये लेसर फ्लेक्सिबल है और वो मैक्सिमम फ्लेक्सिबल। अब जब हम ये डिफरेंट जॉइंट्स की बात करते हैं तो इनमें फर्दर कुछ और एग्जांपल्स या कुछ और टाइप्स जो हैं उनको कंसीडर किया जा सकता है, जैसे कि सैडल जॉइंट जो कि कॉन्डोलॉइड में नेक रीजन में जो स्कल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक जॉइंट मौजूद है। इसी तरह से पाइवट जॉइंट जो कि हमारे पर्टिकुलरली रेडियस और अल्ना की मूवमेंट, जैसे एक मूवमेंट जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड है, लेकिन एक मूवमेंट जो है वो यूं एक पर्टिकुलर रोटेशन में है जिसमें मूवमेंट जो है सिर्फ इस सूरत में हो रही होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं, सिर्फ इस तरह से मूवमेंट हो रही होती है, उसको पाइवट जॉइंट का नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और जॉइंट जैसे कि मल्टी स्टेज जॉइंट जो है वो भी डिस्कस किया जाता है कि जो हमारे पर्टिकुलरली रिस्ट है उसके अंदर जो मुख्तलिफ बोन्स मौजूद हैं उनके दरमियान जो मल्टी स्टेज जॉइंट, तो मुख्तलिफ फर्दर एग्जांपल्स जो हैं वो कैटेगराइज की जा सकती हैं, लेकिन मेनली जॉइंट्स को 3 कैटेगरीज में ही क्लासिफाई किया जाता है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजस जॉइंट और उसके साथ साथ जिसको हम साइनोवियल जॉइंट का नाम देते हैं। अब अगर हम ये सारा प्रोसेस देखें जिसमें हम जॉइंट्स को और मसल्स की एक दूसरे के साथ एसोसिएशन पढ़ रहे हैं और जॉइंट्स की फॉर्मेशन किन बोन्स के दरमियान पढ़ी जा रही है, तो एज सच हमारे सिलेबस में डायरेक्टली तो जो स्केलेटन है वो कंसिडर नहीं किया गया, लेकिन विद रेफरेंस टू जॉइंट डिफरेंट जो बोन्स की एग्जांपल है वो हमसे पूछी जा सकती हैं या बोन्स के नेम जो है वो डिस्कस किए जा सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन द स्केलेटन एज वेल विद रेफरेंस टू द टॉपिक ऑफ जॉइंट्स। यहां तक हम जब जॉइंट की बात करते हैं तो इससे अगला पॉइंट जो हमारे सिलेबस में है आर्थराइटिस। अब हम इसको इसके साथ कनेक्टिविटी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जॉइंट्स जो हैं ये बुनियादी तौर पर ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से होने वाली जो डिजीज है वही आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस का अगर लफ्जी मतलब देखें तो आर्थरो जो है वो जॉइंट के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और टेस का मतलब इन्फ्लेमेशन है। सो इसी बेस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज डैमेजिंग जॉइंट्स, जो कि जॉइंट्स को डैमेज कर रही होती है। इन्फ्लेमेशन हो सकती है जैसे कि पर्टिकुलरली कार्टिलेज की इन्फ्लेमेशन हो सकती है या डीजेनरेशन भी हो सकती है, तो दोनों कैटेगरी जो है वो कंसिडर की जा सकती हैं। अब अगर ये इन्फ्लेमेशन होती है तो मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द जॉइंट थिकन हो जाती हैं और उसकी वजह से फ्लूइड प्रोटेक्शन लॉस हो जाता है, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द फ्रिक्शन और फ्रिक्शन की वजह से ये पेनफुल प्रोसेस हो जाता है। इसके सिम्टम्स देखें तो पेन है, स्टिफनेस हो जाना, इसके साथ साथ स्टिफनेस एंड स्वेलिंग, यानी कि जब स्टिफ होगा हार्डनिंग होगी तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है जॉइंट की और उसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो भी बढ़ने का खदशा होता है। अब अगर ये सिम्टम्स आए तो इनकी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए भी हम खास तौर पर अगर पेन है तो पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये स्वेलिंग हुई है तो एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो टाइप ऑफ द या नेचर ऑफ द प्रॉब्लम की बेस पे हम फर्दर जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जब टाइप्स की बात करें तो 2 बेसिक टाइप्स जो है वो कंसिडर की जाती हैं, एक्यूट आर्थराइटिस जो कि बैक्टीरियल इन्वेजन से होता है और इसकी ट्रीटमेंट के लिए अल्टीमेटली हमें एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि क्रोनिक आर्थराइटिस जो है दैट इज मोस्टली जेनेटिक इन ओरिजिन, मोस्टली जेनेटिक है, सम टाइम जो है वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली जेनेटिक कंसिडर किया जाता है। इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं ये प्रोलॉन्ग होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है,
सेकेंडली रोमेटॉइड आर्थराइटिस और गॉटी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोन्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से, इसी तरह से रोमेटॉइड आर्थराइटिस और उसके बाद जो है हम कंसिडर कर सकते हैं गॉटी आर्थराइटिस। गॉटी आर्थराइटिस जो है वो पर्टिकुलरली डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड की वजह से जो स्वेलिंग है और पेनफुल सेंसेशन है वो आना शुरू हो जाती है, दैट मे लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ गाउट। यहां तक आर्थराइटिस तक हमने बात कंप्लीट की। जो सेकंड सेगमेंट है हमारे इस लेक्चर का, दैट इज रिलेटेड टू द मसल्स। तो मसल्स की डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो बेटा सेकंड पार्ट जो हमारे लेक्चर का है दैट इज अबाउट द मसल। अगर हम मसल की बात करें तो मसल इज एक्चुअली अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट इज ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, यानी कि डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से देखें तो मसल कहां से डेवलप हुए, तो मेसोडर्म से इनकी डेवलपमेंट हुई। एक मसल जो है इसका फंक्शन देखें तो दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, लेकिन स्पेशलाइज्ड वे में हम कहते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। एक जनरलाइज्ड मसल का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके तीन बुनियादी हिस्से होते हैं, जिसमें एक सेंट्रल बैली और इंसर्शन एंड ओरिजिन। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एज वेल एज लोकेशन हम मसल्स देखते हैं तो मसल्स को तीन बुनियादी टाइप्स पे डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट वन इज स्मूथ मसल, सेकंड इज कार्डिक एंड थर्ड वन इज स्केलेटल मसल। ये तीनों मसल जो है एक्चुअली लोकेशन की बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन है, जिसमें स्मूथ मसल जो है उनको कहा जाता है ऐसे मसल्स जो कि हॉलो ऑर्गन को सराउंड कर रहे होते हैं, तो उनको एवरी फ्री स्पेस इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द स्मूथ मसल। और जो कार्डिक मसल हैं दीज आर प्रेजेंट इन द हार्ट, स्पेशलाइज्ड मसल ऑफ हार्ट है, जबकि स्केलेटल मसल स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड होते हैं जो कि मोबिलिटी ऑफ बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम ये कह सकते हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे जब हम इनको क्लासिफाई करना चाहें तो फर्स्ट वन इज अबाउट द अपीयरेंस। जो एक मसल अपीयरेंस की बुनियाद पर डिफर करते हैं तो स्मूथ मसल को स्मूथ ही इस बेस पे कहा जाता है बिकॉज दे आर अनस्ट्रिप्ड या नॉन स्ट्राइटेड, इसमें कोई लाइट डार्क बैंड्स नहीं होते, दैट अपीयर स्मूथ इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कार्डिक मसल जो हैं ये इर्रेगुलर स्ट्राइटेड या इर्रेगुलर स्ट्रिप्ड होते हैं, जबकि स्केलेटल जो हैं वो रेगुलर स्ट्रिप्ड या रेगुलर स्ट्राइएशन शो करते हैं। स्ट्राइटेड का मतलब लाइट एंड डार्क बैंड होना है, जो कि हम इसके स्ट्रक्चर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल शेप दूसरा एस्पेक्ट देखें जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें स्मूथ जो मसल्स हैं उनमें स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, जबकि कार्डिक में ब्रांच्ड होते हैं और चेन्स ऑफ सेल्स जो हैं वो एक्चुअली ब्रांचेस उनमें अपीयर हो रही होती हैं, जो कि चेन्स ऑफ सेल की सूरत में अटैच्ड होते हैं। जबकि स्केलेटल मसल जो हैं वो स्केलेटल मसल्स साइलेंड्रिकल होते हैं। तो इन तीनों की शेप्स भी डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल अगर देखें तो स्मूथ मसल मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं यानी 1 पर सेल, कार्डिक एंड स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब मैनी न्यूक्लियस पर सेल इनमें एग्जिस्ट करता है। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, तो स्मूथ मसल जो है वो हमेशा स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके मुकाबले में कार्डिक मसल इंटरमीडिएट, जबकि स्केलेटल मसल अकॉर्डिंग टू द नीड स्लो टू रैपिड वेरिएबल जो है वो स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन इसकी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नीड। जबकि कंट्रैक्शन काज्ड बाय, व्हाट इज द प्रोसीजर या काज ऑफ द कंट्रैक्शन, तो इन केस ऑफ स्मूथ मसल इनकी कंट्रैक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड होती है या हार्मोनल कंट्रोल हो सकती है या स्ट्रेच भी एक फैक्टर हो सकता है या काज हो सकता है। कार्डिक मसल देखिए तो ये भी स्पॉन्टेनियस है। हम जानते हैं कार्डिक मसल कैन नेवर बी फटीग, हमेशा जब तक एक पर्सन सर्वाइव करेगा तब तक ये मसल जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है एक पर्टिकुलर रिदम में, तो इस वजह से हम कहते हैं ये स्पॉन्टेनियस है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इसका कनेक्शन होता है। जबकि स्केलेटल मसल जो है ये न्यूरोनल सिग्नल, इसको हम मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर्स तक जो कि मसल्स के साथ या ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो उसमें एक जो मोटर न्यूरॉन है एक टाइप का इफेक्टर जो कि मसल हो सकता है इसके साथ अटैच होते हैं और वो नर्वस सिग्नल आने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो कंट्रोल, इनका जो कंट्रोल है स्मूथ और कार्डिक मसल इनवॉलंटरी होते हैं, जबकि स्केलेटल
वॉलंटरी हैं, दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल, तो इसलिए हम उसको वॉलंटरी का नाम देते हैं। जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन जो स्मूथ मसल है ये ब्लड वेसल्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और होलो ऑर्गन्स में, यानी कि जैसे मैंने कहा कि एवरी फ्री स्पेस या कैविटी सराउंडेड बाय द स्मूथ मसल, जैसे आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, उसमें स्मूथ मसल्स मौजूद होंगे, कैपिलरीज में नहीं, आर्टरीज और वेन्स में। इसी तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसमें जो पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस होता है, वेव ऑफ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उसमें भी स्मूथ मसल अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से जो स्टमक है उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जब मैकेनिकल ग्राइंडिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो तब भी स्मूथ मसल काम करते हैं। हार्ट के केस में जो है वो कार्डिक मसल में जो है वो हार्ट में होते हैं, और जो स्केलेटल मसल हैं दे आर अटैच्ड टू स्केलेटन और बोन्स, तो इनकी एसोसिएशन बोन के साथ होती है, स्केलेटन के साथ, इसी बुनियाद पर इनको नाम स्केलेटल मसल दिया जाता है। फंक्शंस देखें तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ मसल जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं सब्सटेंस थ्रू होलो ऑर्गन, तो ये होलो ऑर्गन्स में मूवमेंट, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो फूड की मूवमेंट है, इसी तरह से ब्लड की मूवमेंट जो है उसको इन द ब्लड वेसल्स, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कार्डिक मसल जो है वो ब्लड पंप करते हैं, जबकि स्केलेटल मसल जो है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बोन्स, एक फंक्शन है इसका, और दूसरा शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जरिए हीट प्रोडक्शन, ये भी एक इनका फंक्शन होता है। तो ये वो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक थी जिसकी बुनियाद पर हम कार्डिक, स्मूथ और स्केलेटल मसल को एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो अगर हम ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे प्रिमिटिव मसल कौन सा है, तो हम एमसीक्यू के रेफरेंस से ये पूछा जा सकता है, स्मूथ मसल आर द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मसल्स। अगर हम ये कहें लिविंग ऑर्गेनिज्म में किंगडम एनिमेलिया में सबसे ज्यादा मसल्स कौन से होते हैं, तो अगेन द आंसर विल बी स्मूथ मसल। लेकिन अगर क्वेश्चन हो कि ह्यूमन के केस में सबसे ज्यादा मसल्स कौन से होते हैं, तो आंसर विल बी चेंज, देन वी विल गो विद द स्केलेटल मसल। हम जानते हैं ह्यूमन की बॉडी में तकरीबन 650 टाइप्स के मसल जो हैं वो मौजूद होते हैं, और वो जो है उसमें मेजॉरिटी मसल स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो मैक्सिमम मसल या मोस्ट ऑफ द मसल इन ह्यूमन बॉडी या वर्टिब्रेट्स में भी अगर पूछा जाए तो मोस्ट ऑफ द मसल जो हैं वो पर्टिकुलरली स्केलेटल इन नेचर होते हैं। तो दैट वाज अबाउट द टाइप ऑफ द मसल्स। लेकिन इससे नेक्स्ट पार्ट पे हम जो हमारा इस आज के लेक्चर का अगला हिस्सा है उसमें हम स्केलेटल मसल की डिटेल को डिस्कस करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल एंड मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्केलेटल मसल, जैसा कि मैंने कहा, दैट इज एसोसिएटेड टू स्केलेटन और बोन। तो यहां पे हम एक स्कीमेटिक वे में शो कर सकते हैं कि एक मसल जो है वो बोन के साथ एसोसिएटेड है। यहां पे याद रखिए कि मसल की बोन के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं होती, बल्कि मसल को बोन के साथ एसोसिएट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेंडन। जबकि हम जानते हैं बोन टू बोन एसोसिएशन के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे नाम दिया जाता है लिगामेंट। सो वी कैन say that bone attached with the muscle through a particular structure called tendon। अब एक मसल जो है, जैसे मैंने कहा ये टिश्यू है, तो एक मसल का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो वन मसल कंटेन मैनी मसल बंडल्स, इसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स मौजूद होंगे, और एक मसल बंडल के अंदर मैनी मसल फाइबर्स होंगे। तो यहां पे हम सिंगल मसल बंडल शो कर रहे हैं, इट कंटेन मैनी मसल बंडल्स, और इसी तरह से एक मसल फाइबर को फर्दर एलैबोरेट किया जा रहा है। यहां पे याद रखिए जो एक मसल है उसकी जो आउटर कवरिंग है उसको हम नाम देते हैं एपिमाइसियम, जबकि जो मसल बंडल की गिर्द सराउंडेड लेयर होती है उसको नाम दिया जाता है पेरीमाइसियम, जबकि जो मसल फाइबर है उसके आउटर जो कवरिंग है या सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर है उसको नाम दिया जाता है सार्कोलेमा। तो हमें ये एमसीक्यू के रेफरेंस से याद रखना चाहिए, एपिमाइसियम, पेरीमाइसियम और सार्कोलेमा की मूवमेंट या लोकेशन कहां पे है। अब इसी पॉइंट को फर्दर एलैबोरेट करते हैं। एक मसल बंडल के अंदर मैनी मसल फाइबर्स होते हैं, तो एक मसल फाइबर जो है इसी को मसल सेल का नाम भी दिया जाता है। तो एक्चुअली जो सेल है मसल के अंदर वो मसल फाइबर होता है जिसका डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है। अब अगर एक मसल फाइबर को देखें तो इस मसल फाइबर की, जैसे हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सार्कोलेमा है,
सार्कोलिमा। इसी तरह से जो मसल फाइबर के अंदर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म, उसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है किस रेफरेंस में? इसके पास जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें खास तौर पर ग्लाइकोजन डेपोजिशन है, उसके साथ साथ कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होना। ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि इसके अंदर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ एनी अदर सेल। तीसरे नंबर पे सार्कोप्लाज्म के बाद हम कहते हैं इसके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी एक स्पेशलाइज्ड होता है या मॉडिफाइड होता है, उसको हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्ट्रक्चर की बेस पर, अगर आप अपीयरेंस की बुनियाद पर कहें तो स्मूथ इन नेचर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा होता है, लेकिन इसकी कंपोजिशन की बुनियाद पर ये उससे डिफरेंट होता है। दैट कंटेन मोर abundant calcium ion stored in the sarcoplasmic reticulum। तो ये मसल फाइबर जो है इस तरह से बाकियों से डिफरेंट होता है। जब एक मसल फाइबर से हम मायोफाइब्रिल की बात करते हैं तो एक मसल फाइबर के अंदर मैनी जो है वो फाइब्रिल मौजूद होते हैं, जिसको नाम दे देता है मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल जो है वो लाइट एंड डार्क बैंड शो कर रहे होते हैं, जिसको हम जो लाइट एंड डार्क बैंड जो है उनको मायोफिलामेंट्स, उनके अंदर फर्दर जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें अपीयर होते हैं। और इस मायोफिलामेंट में दो तरह के मायोफिलामेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज थिन फिलामेंट जो कि लाइट बैंड बनाने के लिए हेल्प करता है, और उसके मुकाबले में जो थिक फिलामेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू बी अपीयर्ड एज अ डार्क बैंड। तो जो मायोफाइब्रिल में लाइट एंड डार्क बैंड अल्टरनेट शो रहे हैं, और यही बुनियादी चीज थी जो कि हमने ऊपर रेगुलर स्ट्रिप्ड कहा था, जो कि जिसका मतलब था कि एक पर्टिकुलर रेगुलर स्ट्रिप का लफ्जी मतलब होगा धारीदार, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ, एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ लाइट एंड डार्क बैंड आते हैं। और उस पैटर्न की वजह क्या है? दैट इज रेगुलर प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, या जिसको हम थिन एंड थिक फिलामेंट कहते हैं। अगर हम इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो उसको देखें तो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट ये बुनियादी तौर पर जैसे मैंने कहा लाइट बैंड और डार्क बैंड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसलिए हम थिन फिलामेंट को आई बैंड का नाम दे देते हैं, और थिक फिलामेंट जो है वो एक्चुअली ए बैंड में एग्जिस्ट करता है। आगे हम इसको डिटेल में भी देखेंगे कि ये ए बैंड और आई बैंड में कैसे है और वो किस तरह से अपीयर होता है। अब एक थिन फिलामेंट जो है इसका अप्रोक्सीमेट जो साइज है, जो डायमीटर है वो 7 to 8 नैनोमीटर है, जबकि थिक फिलामेंट का जो डायमीटर है वो तकरीबन इससे डबल होता है। इसी वजह से इनको थिक और थिन का नाम दिया जाता है। यहां पे अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक थिन फिलामेंट जो है इसके अंदर 3 किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। सबसे पहले जो मेन प्रोटीन है वो एक्टिन है, उसके बाद दूसरी जो प्रोटीन है, अब एक्टिन जो है यहां पे डॉटेड वेव्स में शो की गई, इसका मतलब एक्टिन का सिंगल यूनिट ग्लोबुलर होता है, और जब वो सारे ग्लोबुलर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो फिलामेंटियस एक्टिन या एफ एक्टिन की सूरत में अपीयर होते हैं। उसके बाद दूसरी जो प्रोटीन है, अब ये एक्टिन जो है डबल हेलिक्स है, दूसरी प्रोटीन जो होगी वो कहलाती है ट्रोपोमायोसिन। दैट ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू कवर द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ये इसके ऊपर इस तरह से रेंज होती है कि एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को कवर रखे। और तीसरी जो प्रोटीन इसमें होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन। दैट ट्रोपोनिन कंटेन 3 सब यूनिट्स। ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसके 3 सब यूनिट होते हैं। एक सब यूनिट एक्टिन के साथ अटैच होता है, दूसरा सब यूनिट ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है, और तीसरा सब यूनिट जो है वो कैल्शियम आयन की बाइंडिंग के रिसेप्टर्स रखता है। तो ये 3 किस्म के प्रोटीन जो है इसमें एग्जिस्ट करती हैं। उसके मुकाबले में थिक फिलामेंट देखें तो थिक फिलामेंट में मायोसिन प्रोटीन ही मेन प्रोटीन है, और इसमें बुनियादी तौर पर इसका जो एक पार्ट होता है ये कहलाता है टेल, और जो दूसरा पार्ट है इसको ग्लोबुलर हेड का नाम दिया जाता है। अब ये जो टेल और हेड है इसमें अगर आप कलेक्टिवली देखें तो बुनियादी तौर पर यहां पे 2 प्रोटीन जो हैं वो और इस ग्लोबुलर हेड को मेंटेन करने में हेल्प कर रही होती हैं, तो इसलिए टेल के अंदर 2 प्रोटीन्स होती हैं
और ग्लोबुलर हेड के अंदर 4, तो इसका मतलब टोटल जो है वो थिक फिलामेंट को भी 6 प्रोटीन्स पर उसकी कंपोजिशन होती है। तो ये इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर से हम एक्चुअली ये बात समझने में कामयाब हुए कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड किस तरह से है। अब हम एक्चुअली यहां पे पढ़ रहे थे मायोफाइब्रिल के बारे में। ये मायोफाइब्रिल मैंने एक इस तरह से शो किया। अब इसमें से फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा जो है मैं अगर शो करता हूं तो ये थिक फिलामेंट को, ए बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला हिस्सा जो है वो थिन फिलामेंट को यानी कि आई बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम ये पार्ट देखते हैं तो इसका जो एक हिस्सा है जो कि पर्टिकुलरली मायोफाइब्रिल का एक पार्ट होता है जो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल, क्योंकि इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होनी होती है, तो वो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो कि इस मायोफाइब्रिल का पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सार्कोमर। तो सार्कोमर क्या है? स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल। अब अगर इसी सार्कोमर को हम दूसरी सूरत में डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं दैट इज द रीजन between two successive Z lines. Now, what is the Z line या सार्कोमर का स्ट्रक्चर बनता कैसे है? तो मायोफाइब्रिल में इन थिक और थिन फिलामेंट की अरेंजमेंट देखें तो जो ब्लू लाइंस शो की गई जो थिक है रिलेटिवली वो एक्चुअली डार्क बैंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो ब्लैक लाइन शो की गई है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही हैं आई बैंड को जो कि थिन शो की गई है। अब अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये जो कंप्लीट थिक फिलामेंट है हम यहां पे ए बैंड को लिख सकते हैं। ए बैंड क्या है? ये कंप्लीट थिक फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है, थिक फिलामेंट। जबकि आई बैंड जो है इसमें हम कहते हैं ये हिस्सा जो ओनली थिन फिलामेंट पर है, ओनली थिन फिलामेंट। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए आई बैंड का मतलब यह है कि जो थिन फिलामेंट का वो हिस्सा जो कि ओवरलैप नहीं किया हुआ थिक फिलामेंट पे, सिर्फ वो हिस्सा जब मेजर किया जाएगा तो आई बैंड है। जब ए बैंड मेजर करेंगे तो कंप्लीट थिक फिलामेंट एंड पार्शियल स्ट्रक्चर विच ओवरलैप, पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट विच ओवरलैप ओवर द थिक फिलामेंट। तो इस हिस्से में ए बैंड के अंदर थिक फिलामेंट भी आ रहा है और थिन फिलामेंट का भी कुछ हिस्सा आ रहा है, जबकि आई बैंड में ओनली थिन फिलामेंट्स है। अब अगर हम अगली बात देखें जी लाइन, तो ये क्या है? जी लाइन इज एक्चुअली द लाइन विच बाइसेक्ट द थिन फिलामेंट, जो कि थिन फिलामेंट के दरमियान से इमेजिनरी लाइन, इसको ज़्विशन लाइन भी कहते हैं, इन बिटवीन। तो ये एक्चुअली थिन फिलामेंट्स के दरमियान मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं बाइसेक्ट थिन फिलामेंट। अच्छा, इससे अगले पॉइंट पे देखिए तो जो दूसरा एम लाइन है, एम लाइन एक्चुअली बाइसेक्ट कर रही है, सेंट्रल लाइन है किसके? थिक फिलामेंट की। एम एक्चुअली वर्ड जो है वो लिया जाता है मिटलशेबे, जो कि इन बिटवीन से है, जो कि बाइसेक्ट करती है, सेंट्रल इमेजिनरी लाइन होती है थिक फिलामेंट की। तो एम लाइन जो है वो सेंट्रल इमेजिनरी लाइन है थिक फिलामेंट की। जबकि एक और पॉइंट यहां पे देखा जाता है दैट इज द रीजन विच इज प्रेजेंट इन दिस एरिया, जो कि सिर्फ थिक फिलामेंट पे होगा। तो ये एरिया जो है वो कहलाता है एच जोन। इस जोन को नाम क्या दिया जाता है? एच जोन। हेले जोन मतलब ब्राइटर जोन। तो इस तरह से हम इस पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें ए बैंड कौन सा था? कंप्लीट थिक फिलामेंट, और उसके ऊपर पार्शली ओवरलैप है थिन फिलामेंट। दूसरे नंबर पे आई बैंड ओनली थिन फिलामेंट। जी लाइन क्या है? जो कि थिन फिलामेंट के दरमियान से गुजर रही है। और एम लाइन क्या है? जो थिक फिलामेंट के दरमियान से गुजर रही है। और एच जोन क्या है? जो ओनली थिक फिलामेंट का हिस्सा है, जहां पे थिन फिलामेंट उसके ऊपर ओवरलैप नहीं किया हुआ, ये एच जोन है। तो इस तरह से जब हम स्ट्रक्चर सार्कोमर का पढ़ लेते हैं तो अब हमें मैकेनिज्म के सार्कोमर जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने कहा कि सार्कोमर इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ द कंट्रैक्शन ऑफ दैट सार्कोमर विल टेक्स प्लेस। तो उसको जानने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें हमें एक्चुअली ये देखना है कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी अपीयरेंस कैसे होगी और उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाएगा।
तो उसके लिए जो हाइपोथेसिस दी गई दैट वाज स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल दैट वाज गिवन बाय द एच हक्सले एंड ए एफ हक्सले। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया। इस हाइपोथेसिस को समझने से पहले हम ये स्ट्रक्चर जो है उसको देखें तो एक्चुअली होता क्या है। ये इसके जो थिक फिलामेंट हैं इसके इस जगह से यूं हेड्स जो हैं वो थिन फिलामेंट्स के साथ बाइंड किए होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इधर से भी। जैसे यहां पे वो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन के साथ कैसे बाइंड करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली एक थिक फिलामेंट उसको एक साइड से तकरीबन 6 एक्टिन फिलामेंट ने सराउंड किया होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक थिक फिलामेंट है तो उसको हम यहां पे शो कर रहे हैं एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन जब आप 3D स्ट्रक्चर देखते हैं तो 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। तो इस तरह से टोटल 6 जो है वो बनेंगे, 2 4 5 और एक नीचे 6। तो इस तरह से 6 की अरेंजमेंट बनती है एक साइड पे। तो इसलिए हम कहते हैं 1 थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 थिन फिलामेंट फ्रॉम ईच साइड। तो एक साइड से और दूसरे से। तो यहां पे हम सिर्फ 2D स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं तो ये 2 शो किए गए। अब क्या होगा कि जो थिक फिलामेंट है जैसे ही क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे हेड ऑफ मायोसिन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन के साथ बाइंड करेगा तो ये इसको इस तरफ को और इसी तरह से ये भी इस तरफ को मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि थिन फिलामेंट विल स्लाइड पास्ट ओवर थिक फिलामेंट, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 Z लाइन है दैट विल बी रिड्यूस्ड, जिसको हम कहेंगे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो इसमें कौन कौन से इवेंट्स और किस तरह से होते हैं इसको देखते हैं। तो यहां पे हम कहते हैं इवेंट्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या हुआ, थिन फिलामेंट विल स्लाइड पास्ट ओवर थिक फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट जो है ये क्योंकि इसके हेड्स ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, ये एक्चुअली एनर्जी डिपेंडेंट चेंज इन पोजीशन होता है। मतलब यहां पे एटीपी की ब्रेकडाउन की जाती है जिसकी वजह से हेड में माइनर चेंज आती है हेड की अपीयरेंस में, जिसकी वजह से थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड पास्ट कर जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरे नंबर पे जब स्लाइड पास्ट करेंगे तो क्या होगा, जो मसल लेंथ है वो शॉर्टन हो जाएगी। अब जब मसल लेंथ शॉर्टन हुई है तो एडजेसेंट मायोसिन एंड एडजेसेंट एक्टिन फिलामेंट्स विल कम क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। देखिए जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये भी तो एक दूसरे के करीब आएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो एडजेसेंट, ये वाले एडजेसेंट नहीं बल्कि ये वाले एडजेसेंट, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। ये तो आहिस्ता आहिस्ता जो सारा स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के जब करीब आएगा तो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द साइज ऑफ द मसल। इसमें एच जोन जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। कैसे? यहां पे देखिए जब हमने ये देखा कि जो ये स्लाइड पास करके ये इधर को आ जाएगा, ये इधर को, तो दरमियान वाला हिस्सा तो तकरीबन खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब एच जोन डिसअपीयर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आई बैंड शॉर्टन। आई बैंड जो है ये शॉर्ट होगा। कैसे? यहां पे देखिए जब ये करीब आएंगे तो आई बैंड क्या था, ओनली थिक फिलामेंट। तो जब ये स्लाइड पास करके ओवरलैपिंग की डिग्री बढ़ गई तो आई बैंड का जो पार्ट है वो भी रिड्यूस हो गया। जो नहीं होगा, जो चेंज नहीं आएगी वो क्या होगी, दैट विल बी लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स अनअफेक्टेड या अनचेंज। यहां पे एक एमसीक्यू भी अक्सर पूछा जाता है कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की वजह से जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो कौन सी चीज चेंज नहीं होती, तो उसमें कहा जाता है एच जोन जो है वो डिसअपीयर नहीं होता या रीअपीयर नहीं होता, आई बैंड, जी लाइन या जो ए बैंड है। तो ए बैंड ऐसा होता है जो कि अनचेंज रहता है, जिसकी साइज में डिफरेंस नहीं आता। क्यों नहीं आएगा डिफरेंस? क्योंकि देखिए ए बैंड क्या था, वो पूरा थिक फिलामेंट था। अब थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड पास्ट ऊपर अगर कम किया हुआ था तब भी ये पूरा ए बैंड था, ज्यादा अगर स्लाइड पास्ट कर जाएगा तब भी यही ए बैंड रहना। तो ए बैंड की लेंथ पे कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि जो आई बैंड है वो रिड्यूस होगा, जी लाइन एक दूसरे के करीब आ जाएंगी और एच जोन क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो जो चीज अनअफेक्टेड रहेगी, अनचेंज रहेगी, वो क्या है, ए बैंड। तो हमने कहा एच जोन डिसअपीयर, आई बैंड शॉर्टन, जी लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन विल बी इंक्रीज्ड, ये भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ए बैंड जो है वो अनचेंज रहेगा। क्रॉस ब्रिजेस, अब क्रॉस ब्रिजेस यहां पे किसको कहा जा रहा है,
हेड ऑफ मायोसिन को, जो कि ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन है, दैट विल बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। तो जो एक्टिव साइट जो है एक्टिन के साथ बाइंड करेगी। अब यहां पे डायरेक्टली फॉरन से एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन बाइंड नहीं कर जाती, बल्कि कैल्शियम आयन अपना ये रोल प्ले करता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि हाउ दैट एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन जो है बाइंड विद द ग्लोबुलर हेड ऑफ द मायोसिन। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा, दैट विल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमेर। तो जब ये एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर आएगा तो अल्टीमेटली दरमियान से डिस्टेंस कम होगा, तो जी लाइन जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। तो ये वो स्पेसिफिक इवेंट्स हैं। ये इसलिए इन इवेंट्स को मैंने इसलिए इस तरह से लिखा कि इसका हर पॉइंट जो है एज अ एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन सा इवेंट जो है या कौन सा प्रोसेस जो है वो दूसरे से कितना डिफरेंट है, या कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे रिलैक्सेशन से क्या चेंज आएगा। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब जैसे मैंने कहा कि क्रॉस ब्रिजेस विल बाइंड विद एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, तो हाउ द क्रॉस ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड, कौन इसको कंट्रोल करेगा कि ये क्रॉस ब्रिजेस बन जाने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। तो उसके लिए कैल्शियम आयन अपना रोल प्ले करता है। यहां पे दो पॉइंट को मैंने समराइज करके लिखा। नेक्स्ट पे हम मैकेनिज्म देखेंगे कि कैल्शियम आयन कैसे रोल प्ले करता है। रिलैक्स स्टेट में क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन कवर्स द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। यहां पे जैसे मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल इस एरिया में ये जो हिस्सा है ये एक्टिव साइट है एक्टिन की, यहां पे इसी तरह से इस तरफ जो है वो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन है, तो उसको कवर किया हुआ है किसने, ट्रोपोमायोसिन ने। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन कब होगी, जब कैल्शियम आयन बाइंड करेगा। तो यहां पे कैल्शियम आयन बाइंड विद ट्रोपोनिन, थर्ड सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू मूव देम स्लाइटली। जैसे ही मूवमेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, सो क्रॉस ब्रिजेस विल बी फॉर्म। तो अब क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे जिस वक्त एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोज हो जाएगा। तो जो मेन रोल है वो किसका है, दैट इज द कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन बाइंड करेगा। नाउ दैट कैल्शियम आयन ये कहां से आएगा और क्यों आके किसके साथ बाइंड करेगा, इस प्रोसेस को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। रोल ऑफ कैल्शियम आयन फॉर कंट्रोलिंग द क्रॉस ब्रिजेस या कंट्रोलिंग एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन। इसमें हम कहते हैं कि बुनियादी तौर पर मैसेज जो है, क्योंकि स्केलेटल मसल जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स जो आ रही होती हैं वो बुनियादी तौर पर यहां पे ट्रिगर करती हैं, अपना मैसेज देती हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स, और फिर जो है वो मैसेज आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो होता क्या है, मोटर न्यूरॉन ने अपना मैसेज जो है वो एक्सॉन, ये पार्ट जो है ये एक्सॉन होगा, और इस एक्सॉन से मैसेज जब एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचेगा तो यहां पे साइनेप्टिक नोब है। अब इस साइनेप्टिक नोब का जब मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर यानी कि सार्कोलेमा के साथ जो कनेक्शन बनेगा उसको नाम दिया जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सार्कोलेमा की सरफेस पे यहां पर खास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब इस जो एक्सॉन टर्मिनल है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाया हुआ है, यहां से वो केमिकल रिलीज होंगे जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, पर्टिकुलरली जैसे एसिटाइलकोलिन। तो जैसे ये यहां पे आएगा तो इससे ये इस एरिया में इसको एक्टिवेशन, इसको अपना स्टिमुलस दे देगा। जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा तो स्टिमुलस की वजह से टी ट्यूब्यूल, अब ये जो इनर्वेशन ऑफ द सार्कोलेमा है उसको नाम दिया जाता है टी ट्यूब्यूल। और जब पूरे मसल फाइबर के अंदर मैनी टी ट्यूब्यूल्स को कलेक्टिवली पढ़ा जाता है तो उसको हम कहते हैं टी सिस्टम। अब होगा क्या कि जो टी सिस्टम है ये टी ट्यूब्यूल इसके एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। तो जो टी ट्यूब्यूल एडजेसेंट टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनको कलेक्टिवली कहा जाता है ट्रायड। यहां से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन है, जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होगा, जैसे ही सिग्नल आएगा तो सिग्नल की वजह से कैल्शियम आयन रिलीज होगा, दैट कैल्शियम कैन कम टुवर्ड्स द सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोप्लाज्म के अंदर मौजूद है मायोफाइब्रिल जिसमें मायोफिलामेंट्स हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब कैल्शियम आयन जो है ये क्या करेगा, दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू बी बाइंडेड विद द रिसेप्टर ऑफ द ट्रोपोनिन जो थर्ड सब यूनिट पर मौजूद है। इस पे जैसे ही बाइंड करेगा तो अब ट्रोपोमायोसिन, अब टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन हुआ, दैट कैल्शियम विल बाइंड विद द ट्रोपोनिन, और इस ट्रोपोनिन से बाइंडिंग के बाद डिस्प्लेसमेंट होगी पहले ट्रोपोमायोसिन की, और पहले ट्रोपोनिन की और फिर उसके बाद ट्रोपोमायोसिन की।
तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एक्सपोज हो जाएगी, मतलब एक्सपोजर ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, या इसको बाइंडिंग साइट को हम एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन भी कह सकते हैं। जैसे ही वो एक्सपोज होगी तो हेड जो है, ये हेड उस एक्टिव साइट के साथ क्या बना देगा, अपना एक क्रॉस ब्रिज बना लेगा, और इस क्रॉस ब्रिज के बनने के लिए एटीपी जो है उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो एटीपी डिपेंडेंट या एनर्जी डिपेंडेंट ये प्रोसेस होता है। तो जैसे ही अटैचमेंट हो गई, क्रॉस ब्रिजेस विल बी फॉर्म। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आया था और अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आया, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। क्या मोटर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल, एक मोटर न्यूरॉन एक ही मसल फाइबर को देती है या एक से ज्यादा? तो इस बात को यहां पे देखिए, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन मोटर न्यूरॉन सप्लाई टू मैनी मसल फाइबर्स। वन मोटर न्यूरॉन जो है वो सप्लाई करती है टू मैनी मसल फाइबर्स, यहां पे हम फाइबर्स कह सकते हैं, और उसके मुकाबले में ऑल मसल फाइबर्स इनर्वेटेड बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन, यानी कि जो जितने भी मसल फाइबर्स हैं वो एक ही मोटर न्यूरॉन के साथ, जिसको हम कलेक्टिवली, उस एरिया में जो कलेक्टिवली होता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं मोटर यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मोटर न्यूरॉन एक से ज्यादा फाइबर को सप्लाई कर सकती है, और एक से ज्यादा फाइबर जो है वो इनर्वेटेड होते हैं एक ही जो मोटर न्यूरॉन है, या उसको हम नाम देते हैं मोटर यूनिट। अब यहां पे ये सारा प्रोसेस जो था, जब ये क्रॉस ब्रिज बनना है तो वो एटीपी डिपेंडेंट है, एनर्जी डिपेंडेंट है। अब जो एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन है, ये एक और बड़ा इश्यू है। तो उसके लिए हमने स्टार्ट में कहा कि सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल दैट कंटेन अबंडेंट अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन दो जगहों पे स्टोर हो रहा होता है, एक लिवर में और दूसरा मसल में। उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी प्रोवाइड की जाती है। ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और अगर ये ना मिल सके तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज क्रिएटिनिन फॉस्फेट। तो क्रिएटिन फॉस्फेट जो है वो भी एनर्जी सप्लाई करता है। अगर सम टाइम प्रोसेस या मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाए तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर दी जाती है, जिसके जरिए एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। अच्छा, एक और यहां पे पॉइंट याद रखिए कि जिस वक्त क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अगर एटीपी सप्लाई ना हो, जैसे कि आफ्टर डेथ, एक पर्सन जो है अगर डेथ हो जाए उसकी, तो उसके बाद उसके जो मसल्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, वो क्रॉस ब्रिजेस टूटते नहीं है। तो स्टिफनेस ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ ड्यू टू द नॉन ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस दैट इज कॉल्ड एज रिगर मोर्टिस। तो ये जो है वो कंडीशंस, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स जो है वो एसोसिएटेड हो सकती हैं, कैल्शियम अवेलेबल ना होने की वजह से, एनर्जी अवेलेबल ना होने की वजह से, या कोई और ऐसा प्रोसेस जो कि फॉर एग्जांपल मोटर न्यूरॉन से जो सिग्नल है उसके वीक होने की वजह से मसल की कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। यहां तक आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।